प्रखर आवाज के शो में आपका स्वागत है। मैं हूं हिमानी अदिति सिंह। उत्तर प्रदेश 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा हुआ है। सभी पार्टियां अपने अपने जीत की दम भर रही हैं। साथ ही साथ कई पार्टियां तो ऐसी भी हैं जो ये भी दम भर रही हैं कि वो 300 से ज़्यादा सीट्स जीतेंगी। तो ऐसे में हर पार्टी अपनी अपनी किसी न किसी रणनीति के तहत ही मैदान में उतरेगी। तो बीजेपी का क्या रणनीति होगा, इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए आज मेरे साथ है प्रयागराज के शहर उत्तरी से विधायक हर्षवर्धन बाजपेयी। तो आइए बात करते हैं हर्षवर्धन जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू। सबसे पहले मैं आपके ऑफिस के बारे में बात करना चाहूँगी। आपके ऑफिस में आई और आते आते मुझे कोर्ट रूम की फीलिंग्स आई। जैसे लगा कि आप जज हैं और बाकी पब्लिक अपनी अपनी फरियादें लेकर के बैठी हुई है। तो ये कोर्ट रूम जैसा माहौल क्यों बना के रखे, जो कि डेमोक्रेसी है, टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल? फिर भी इसीलिए यही जवाब भी है, जो टू द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल आपने बोला। इन थ्योरी कोर्ट्स 3 लेवल के होते हैं, at the local level, at high court level and at the supreme court level. But practical situation ये है इस कंट्री की कि कोर्ट्स में मामला इतना पेंडिंग होता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड पूरी तरीके से इस देश पे लागू है। ज़मीन के मुकदमे पीढ़ियों में चलते हैं, लोगों को पेंशन की इश्यूज़ हैं, पुलिस की ओवर रीच की है जिसमें ऑफिसर अपनी पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को लगता है कि कोर्ट जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। नेता के पास वो एक तरीके से कोर्ट के ही रूप में आते हैं कि ये मेरी पिटीशन है और इस पे मुझे जस्टिस दिलाइए। यानी कि कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि लोग जो अपने प्रतिनिधि है उसको एक जज के रूप में ही देखते हैं। यस, एंड में पीपल वांट न्याय, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सार है कि एवरी आर्टिकल, हाँ, एवरी आर्टिकल का उद्देश्य है जस्टिस, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। तो एंड में उसी के लिए लोग आते हैं, वो कोर्ट भी उसी लिए जाते हैं। तो एक्चुअल प्रैक्टिकल में कोर्ट की लंबी प्रोसीडिंग अवॉइड हो पाए और उनको न्याय मिले, जो उनका संवैधानिक हक है उनको मिले, इंसान कहता है नेता के पास जाएंगे जल्दी काम हो जाएगा। तो आपको लगता है कि आप जनता के साथ न्याय कर पाते हैं? हमेशा नहीं, कोशिश पूरी रहती है, लेकिन हर चीज़ का दायरा है, सबकी अपनी पावर है। मेरी भी जो मुझे ओवरसाइट की पावर्स मिली है संवैधानिक रूप से, जितनी भी मुझे पावर मिली है वो एक उसका भी एक लिमिट है। मुख्यमंत्री की पावर की भी लिमिट होती है, कैबिनेट मंत्री की पावर की लिमिट होती है, प्रधानमंत्री की भी पावर की लिमिट होती है। तो उस लिमिट में जितना आपसे हो सके उतना आप करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा एक पर्सनल क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगी आपसे। जब मैं पहली बार यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना, यहाँ की होने ना, जब यहाँ आई, आपके बड़े बड़े पोस्टर्स लगे थे और लड़कियाँ बोलती थी आप बंदा बहुत स्मार्ट है। तो क्या आपको आपके स्मार्टनेस का फ़ायदा मिलता है? क्या फीमेल वोट्स आपको ज़्यादा मिल पाती हैं? आई डोंट नो, ये लड़कियों से पूछिए। मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी लड़कियों से, लेकिन शायद आपको मैं पहले तो हूँ नहीं जो ये बात बोल रही हूँ। शायद आई बिलीव इन इक्वल राइट्स। तो मैं इसमें ज़रूर विश्वास रखता हूँ कि अगर मेरे जो सपोर्टर्स हैं, जो मेरे साथ घूम रहे हैं, जो मेरे साथ प्रचार कर रहे हैं, जो मेरे लिए लड़ रहे हैं, अगर वो केवल लड़के होंगे या मैन होंगे, तो कहीं ना कहीं मुझे फीलिंग होगा कि 50% ऑफ द पॉपुलेशन रिप्रेजेंटेड नहीं है। तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी भारी मात्रा में जो मेरे प्रोग्राम्स हों, उनके ऑर्गेनाइजर्स, उसमें आने वाले वो लेडीज़ भी हों। और अभी तक तो आई हैव बीन लकी इसमें। यानी आर्टिकल 14 का बहुत अच्छा प्रयोग करते हैं। जी जी। थोड़ा चुनाव पर अब बात कर लें। 2022 में चुनाव है और राम मुद्दा का तो लगभग मामला सुलझ ही गया है। हाँ। तो क्या फिर से मंदिर मुद्दा बनेगा? क्यों मुद्दा बनेगा? हमने जो कहा था, रामलला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे, मुद्दा हमने पूरा कर दिया। अब तो वो लोग सोचें जो लोग कहते थे मंच लगा के कि भाजपा वालों का कहना है कि रामलला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे, पर डेट नहीं बताएंगे। तो अब तो डेट आ गई, अब वो लोग सोचे क्या बोलेंगे। नहीं तो अब मैं जो हमारा तो काम बोल रहा है, मैं जो जनता के बीच में रह कर के जो चीज़ें समझ पाई हूँ, लोग ये कहते हैं कि अब बीजेपी इसका फ़ायदा न उठाए कि हमने कहा था राम मंदिर बनवाने को और हमने बनवा दिया। क्या अब मंदिर बनवा दिया, ये मुद्दा रहेगा? बिल्कुल रहेगा। हम गर्व से कह रहे हैं, हमने कुंभ करवा दिया, हमने मंदिर बनवा दिया, हमने 370 हटवा दिया।
सब मुद्दे बनेंगे। जो हमने किया है वो हम जनता को नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे? तो जनता, एक और धारा है जनता में जो बहुत नाराज आपसे चल रही है, वो यूथ्स की नाराजगी के साथ आपको लग रहा है कि वापसी कर पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता है नाराजगी है। क्यों नाराजगी है? फिर शायद आप नेटवर्किंग साइट से थोड़े दूर लग रहे हैं। अभी कुछ समय पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बोला था कि हमने 4 लाख युवाओं को रोजगार दिया और ट्रेंड किया था फेसबुक पे, क्योंकि मैं बहुत रेगुलर यूज़र हूँ फेसबुक का, कि यार कोई इतना झूठ कैसे बोल सकता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए ये शब्द निकाले गए। फिर इसी तरह सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर पे कोई कैंपेन चला था, मोदी रोजगार दो, इस तरीके के काफ़ी ट्रेंड चल रहे हैं। ट्रेंड चलना और रियलिटी में फ़र्क होता है। ट्रेंड तो बहुत कुछ का चल सकता है, ज़रूरी नहीं वो सच हो। अब कल एक पूरा स्टेडियम भर के टीचरों को नौकरी दी गई, फिर उसी जगह सेकेंड हाफ में पूरा स्टेडियम भर के महिलाओं को बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट की नौकरी दी गई, मशीन्स दी गई। ये तो फैक्ट है, ये कोई पोस्ट नहीं है, ट्वीट नहीं है। ये कभी कभी हम लोग सोशल मीडिया पे इतना ना डिपेंड करने लगे कि सोशल मीडिया ही रियलिटी बन जाए। जो लोग वहाँ पे थे फ्लैश एंड ब्लड में, हज़ारों की तादाद में, और इसी तरीके पूरे स्टेट के हर ज़िले में जो लोग थे, वो कोई आर्टिफिशियल एनिमेशन नहीं थे। तो मैं जो बच्चे कंपटीशन की तैयारियां कर रहे हैं उनके बारे में मैं आपसे बात करूं तो 2017 में हाँ यूपीएसआई का फॉर्म आया था। उसके बाद अभी लास्ट ईयर 2020 में आया, 4 साल का गैप। इसी तरह आखिरी जो यूपी कांस्टेबल का फॉर्म या यूपी पुलिस का जो फॉर्म आया वो भी 2017-18 में ही आया है। उसके बाद अब आने की तैयारी है। बीच में एक बार 2000 लेखपाल में का वैकेंसी आया था, लेकिन वो हाई कोर्ट में है और तब से अभी तक हाई कोर्ट में ही है। हाँ। इतने काफ़ी गैप हो गए हैं। देखिए, जैसे कि आपने खुद आंसर किया, देखिए 2 पार्ट में आपका आंसर रहेगा। अब जैसे आपको मैंने कहा कि टीचर्स की नौकरियों को हज़ारों को दिया गया, पहले भी दिया गया था 1 महीने पहले। अब उसमें आप कह रहे हैं कि पुलिस का नहीं आया। देखिए वो तो अब विभाग बाई विभाग चलेंगे तो 200 विभाग हैं। अच्छा। 200 विभाग हैं, केवल ना टीचर्स विभाग है ना केवल पुलिस विभाग है, हर सिंचाई विभाग भी है। हर विभाग की वैकेंसीज अपनी अपनी हैं, ठीक है। तो विभाग बाई विभाग जाना बड़ा फिर टीडियस काम हो जाएगा कि हम हर विभाग को डिस्कस करें। आप कहेंगे कि इसमें नहीं मिला, हम कहेंगे उसमें मिला, तो वी आर नीदर हेयर नर देयर। तो हमें इन जनरल जॉब्स की बात करनी है और उसमें 2 पार्ट है। एक हमारी इंटेंशन ऑफ क्लीनिंग अप द सिस्टम, उसमें टाइम लगा है, नो डाउट। एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि बीएसए विभाग में टीचर्स का बहुत दिन ट्रांसफ़र कोर्ट की वजह से रुका। वो क्यों हुआ? बिकॉज हमने क्लीन अप करने की सिस्टम की गई। पहले क्या होता था, अगर आपको याद हो, बीएसए ओपनली पैसा लेते थे और ट्रांसफ़र करते थे टीचरों का ओपनली। एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस थी। हमने उसको कंप्यूटराइज किया कि आपके सो मेनी ट्रांसपेरेंसी, तो उसमें भी लोग कोर्ट गए कि ट्रांसपेरेंसी क्यों ला रहे हैं। तो सी इन दिस कंट्री हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है कि लोगों के पास पावर है ऑफ गोइंग टू कोर्ट। हमारी इंटेंशंस अच्छी हैं। कोर्ट में जो मुद्दे जाएंगे हम उनको फाइट करके, जैसे मंदिर हमने बनवाया, जैसे हम लोग अन्य मुद्दों पे हमें सक्सेस मिली, 370 में हमें सक्सेस मिली, वैसे क्लीन अप हम करेंगे और साथ में जॉब्स भी निकालते रहेंगे, जैसे कि हमने टीचर्स की निकाली है। तो क्या वीडियो भी इसी का हिस्सा था, क्लीन अप का ही? 2018 का वीडियो का जो पूरा बच्चे नौकरी पा चुके थे उसके बाद उसको निरस्त कर दिया गया, और जितना मैं अभी तक जानती हूँ 17-18 बच्चे सुसाइड किए। तो क्या ये भी एक क्लीन अप का ही हिस्सा? किस वाले की आप बात कर रही हैं? जो शिक्षा मित्र थे उनको जो टीचर्स बनाया गया, वो वाला? नहीं, ब्लॉक डेवलपमेंट, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर्स का 2018 में वैकेंसी आया था। और 2019 में वो फाइनल हो गया था, और अभी लास्ट ईयर बहुत ये मुद्दा भी बना था और उसको रद्द कर दिया गया उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा। तो क्या ये भी एक क्लीनअप का ही हिस्सा माना जाए? क्योंकि बच्चों में एक अनसिक्योरिटी आ गई कि कोई ज़रूरी नहीं है कि नौकरी लगने के बाद भी हमारी नौकरी हमारी रहेगी। देखिए, अगर ऐसा कहीं होता है तो कोई भी इंसान को हक है। देखिए, ये एक डेमोक्रेसी की बहुत अच्छी ब्यूटी है, और मैंने आपको ये शुरुआत में बोला था कि
इन अ डेमोक्रेसी हर इंसान की पावर सीमित है, कोई भी तानाशाह नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य की भी पावर लिमिट में है। अगर केशव प्रसाद मौर्य की एक लड़की को भी लगता है कि इन्होंने जो आदेश पास किया है वो आदेश गलत है, तो उसको तुरंत कोर्ट में जाके स्टे कर सकते हैं। तो सरकार, उसी तरीके सरकार की भी अपनी पावर है। अगर सरकार को लगता है कहीं गलत हुआ है, कहीं पे कुछ धांधली हुई है, सपोज़ करिए किसी एजेंसी को लगाया गया एग्ज़ाम कराने के लिए, उस एजेंसी ने ही धांधली करके लोगों को नौकरी दे दी। होता है, हम लोग को सुनने में आता है कभी कभी कि एक नौकरी में हस्बैंड वाइफ दोनों की नौकरी लग गई। ये बहुत बड़ी कोइंसिडेंस है कि ऐसा हो जाए, और जब भारी मात्रा में होने लगे तो कहीं ना कहीं कुछ लग रहा है कि कुछ गलती हो, कुछ गलत है। तो अगर ऐसा लगता है तो निरस्त किया है अगर, तो मुझे लगता है कि उनकी अपनी रीजंस होंगी, बट आई थिंक आपको उनसे आपको पूछना चाहिए इस इशू पे, बिकॉज़ मैं एक विधायक हूँ और मेरा दायरा एक सीमित है और ये कैबिनेट के डिसीजंस होते हैं। कभी अगर आपकी मुलाकात हो तो ये बात आप जरूर पहुंचाने की मुलाकात तो रेगुलर होती है, लेकिन आप पत्रकार हैं, आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं। बिल्कुल, हम डायरेक्ट आप कल भी मिली हैं। बिल्कुल हम मिले। थोड़ा फिर से चुनाव पे वापस आ जाए। 2022 का जो चेहरा होगा मुख्यमंत्री पद का, वो योगी आदित्यनाथ ही होंगे या कोई और? ये डेमोक्रेटिक पार्टी है और ये फैसला पार्टी लेगी। ये ना योगी जी ले सकते हैं, ना मैं ले सकता हूँ। एक आपकी पार्टी में एक बड़ी असमंजस सी चीज़ मुझे देखने को मिलती है, जो कि अक्सर मेरे फैमिली में भी बातें होती हैं, कि कई बार ऐसा समय आता है जब लोग ये समझने लगते हैं कि अब योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाएगा और कोई और बनेगा। ऐसा बार बार अफवाह क्यों होता है आपकी पार्टी से, और कोई खंडन भी नहीं करता है? सबसे बड़ी बात ये है कि इस पार्टी में कोई खंडन नहीं करता है। माफ़ करिएगा, लेकिन ये पार्टी से कम निकलता है, और चैनल की टीआरपी बढ़ाना और अखबार की सेल बढ़ाने में मीडिया वाले ज़्यादा निकालते हैं। यानी आप हमारे ऊपर फोड़ रहे हैं? कहीं ना कहीं तो हमारे भी कहीं ना कहीं आपके सोर्सेज भी होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी सच है कि घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। तो अगर सेंसेशनलिज्म नहीं होगा तो अखबार नहीं बिकेगा, और अगर चैनल की टीआरपीज़ डाउन रहेंगी, तो इसलिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उस वजह से ये सब र्यूमर्स ज़्यादा हैं। और मैंने तो हर जगह मोदी जी को योगी जी की तारीफ़ करते हुए देखा, योगी जी को मोदी जी की तारीफ़ करते हुए देखा। तो अच्छा, अब तो राम मंदिर भी सुलझ गया, तो फिर आने वाले समय में मुद्दा क्या होगा? राम मंदिर एक हमारी इमोशनल इशू थी। हम कोई राम मंदिर, ये थोड़ी ना था कि राम मंदिर के बाद हम अपनी पार्टी को डिसॉल्व कर देंगे। हम राष्ट्रवादी पार्टी हैं और हम बिलीव करते हैं कि मेजॉरिटी के भी अपने राइट्स हैं। वो हमारे आस्था का विषय था। हमारे मंदिर को बाबर के ज़माने में तोड़ के वहाँ पे कुछ बनाया गया था। हम कोई किसी दूसरे का मस्जिद तोड़ के नहीं बनाना चाह रहे थे। हम चाह रहे थे जो हमारा हक है वापस दिया जाए। तो जिस तरीके प्रयाग का नाम आज इलाहाबाद का नाम प्रयाग किया गया है, तो जब मुग़लों के एंसेस्टर्स भी पैदा नहीं हुए थे, आपके एंशिएंट डॉक्यूमेंट्स में प्रयाग का नाम है। सम्राट हर्षवर्धन के टाइम में तो कोई मुग़ल नहीं थे, लेकिन ये वेल रिकॉर्डेड फैक्ट है कि सम्राट हर्षवर्धन प्रयाग के कुंभ मेला में आके दान करते थे। उन्होंने ही शुरू किया था। हाँ, नहीं, कुंभ मेला तो आदि शंकराचार्य जी ने शुरू किया था, लेकिन वहाँ पे वो ये करते थे। और उसमें रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा है कि प्रयागराज का उन्होंने जिक्र किया है। तो मेरा कहना है कि जब हमने अपनी चीज़ को वापस रिस्टोर किया है, तो मंदिर इज़ नॉट दी ओनली इशू। हमें अभी बहुत कुछ कराना। अभी तो केवल आपने ट्रेलर देखा है, अभी मूवी बाकी है। पेट्रोल लगता है कुछ इफेक्ट डालेगा? पेट्रोल नहीं, पेट्रोल इज़ नॉट कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। तो वैट, मैं आपको एक डेटा बताऊं, मैं डेटा देख रही थी, तो यूपी सरकार लगभग 23 रुपये वैट लगाती है। तो क्यों ना वैट घटा दिया जाए? 10 रुपये अगर वैट घटा देते हैं तो जो अभी तेल 80 रुपये मिल रहा है वो 70 रुपये हो जाएगा और हर एक जनता को इससे रिलीफ मिलेगा। ये तो राज्य सरकार के हाथ में है। वैट सरकार के हाथ में होता है, प्रदेश सरकार के हाथ में। लेकिन आपको ये हमेशा याद रखना पड़ेगा कि ये आपको जवाब शायद मैं ही दे पाऊँगा, ये आपको बहुत ज़्यादा विधायक भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि एमएलएज़ की अक्सर जो ट्रेनिंग होती है वो इकोनॉमिक्स की नहीं होती है। और
शायद अगर इकोनॉमिक्स की आपकी ट्रेनिंग नहीं होगी तो आपको भी कम समझ में आएगा, लेकिन आपके व्यूअर्स जो इकोनॉमिक्स ट्रेंड होंगे उनको समझ में आएगा। देखिए, हाँ, ग्रेजुएट हुई तो इकोनॉमिक्स से। तब फिर आप तुरंत समझ जाएंगे इस बात को कि देखिए, किसी भी कंट्री का जो बजट होता है वो 2 पार्ट में होता है, डायरेक्ट टैक्सेशन एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन, राइट। तो हमारी कंट्री, ज़्यादातर दुनिया की जो कंट्रीज़ होती हैं उनमें डायरेक्ट टैक्सेशन डोमिनेंट रोल होता है, जो रेवेन्यूज़ होती हैं सरकार की, और हमारी कंट्री में ऑपोजिट रहा है। एक कल्चर रहा है, हमारे सिस्टम्स इन प्लेस नहीं थे, जो भी कह दीजिए। हमारी सरकार को केवल भी 10 ही साल हुआ है, ये अंग्रेज़ों के ज़माने से प्रॉब्लम चली आ रही है। हमारी कंट्री में आप टोटल टैक्स पेयर्स ही अगर आप का आंकड़ा निकालेंगे तो आपको लाखों में मिलेगा। इंडिविजुअल इन अ कंट्री ऑफ 1.3 बिलियन आपको लाख के ऊपर इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स मिलेंगे। तो जब डायरेक्ट टैक्सेशन का कम होता है, तो डायरेक्ट टैक्सेशन जब कम होता है तो इनडायरेक्ट टैक्सेशन पे दबाव आता है। तो यानी कि ये पेट्रोल पे जो बढ़े हुए दाम है ये इनडायरेक्ट टैक्स में यही तो इनडायरेक्ट टैक्स में कंट्री का सिस्टम ही इस टैक्सेशन से चलता है। अब जैसे बहुत से लोग डिमांड करते हैं कि शराब को बैन कर दीजिए, लेकिन एक बहुत बड़ा रेवेन्यू उसमें आता है। तो ये रेवेन्यू के मामले हैं, और इसमें याद रखिए, यू हैव टू सी लॉन्ग टर्म एवरेज। अभी हम कम कर दें, बाद में फिर बढ़ाएं, इस तरीके की जिसे कहते हैं, ये एक अनस्टेबल माहौल होगा। टैक्सेशन को इतनी जल्दी नहीं बदला जाता। आज क्रूड महंगा है तो वो चुभ रहा है, कल क्रूड सस्ता हो जाएगा, यही चीज़ 50 रुपये पे आ जाएगी। यानी सरकार की अपनी मजबूरियां हैं। इनडायरेक्ट रूप से आप ये कहना चाहते हैं? हम कहना चाहते हैं कि टैक्सेशन के साथ बहुत खिलवाड़ एक स्टेबल इकॉनमी में नहीं किया जाता, और ये एक साइक्लिक चीज़ है टैक्सेशन। ये एक साइक्लिक चीज़ है। क्रूड ऑयल के दाम आज ज़्यादा हैं, कल ये कोलैप्स भी करते हैं। यूपी की एक सबसे बड़ी समस्या जो मुझे लगा जब मैं सर्च कर रही थी, 33.2% लोग या 33.9% लोग सिर्फ कामगार हैं, बाकी लोग खाली बैठे हुए। यानी यहाँ बेरोजगारी इतने हद तक है कि अराउंड 34-35% लोग ही सिर्फ काम करते हैं, बाकी लोग बेरोजगार हैं। इसके लिए क्या सरकार कर पाई है? नहीं, आप, और ये 2011 का सेंसस में है। नहीं, ये मेरी अपनी सर्च नहीं है। नहीं, देखिए, आपकी जो वो है, मैं जो सबसे अथॉरिटेटिव सोर्स माना जाता है एम्प्लॉयमेंट फिगर का, वो CMI माना जाता है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी। मैंने इस तरह के आंकड़े उनके नहीं देखे हैं, पहली बात। दूसरी बात, याद रखिए कि जब आपको अनएम्प्लॉयमेंट फिगर देखना है तो आपको देखना पड़ेगा व्हाट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इज़ लुकिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल, एक भारी मात्रा में संख्या होगी ऑफ नौजवान जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। दे आर नॉट लुकिंग, वो लोग जॉब ढूंढ नहीं रहे हैं, उनको कंपटीशन निकालना है। इसी तरह भारी मात्रा में आबादी होगी ऑफ हाउसवाइफ्स जो अपने इकॉनमी में उनका इम्पॉर्टेंट रोल है, वो अपने घर को चला रही हैं, परिवार को जोड़, लेकिन वो जॉब नहीं ढूंढ रही हैं। लेकिन अगर आप परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे तो वो भी आ जाएगा। तो बट तो जितना वर्षा दिख रहा है, जो कि दोनों ही गवर्नमेंट सोर्सेज ही हैं, सेंसस भी गवर्नमेंट सोर्स है और जिसका आप हवाला दे रहे हैं वो भी गवर्नमेंट सोर्स है, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट दिख रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए, नॉर्मली जो हम लोग इकोनॉमिक्स में मॉनिटर करते हैं उसमें CMI के फिगर्स को लेके चलते हैं, एंड CMI के फिगर्स आर इन सिंगल डिजिट्स एंड लो डबल डिजिट्स। इस तरीके के आंकड़े मेरे नॉलेज में नहीं हैं। हाँ, और ये तो कांस्टेंट प्रोसेस है। हम लोग एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए लगातार एफर्ट कर रहे हैं। उसमें हमें केंद्र सरकार का बहुत सपोर्ट मिल रहा है। आपको देखिए कि डिफेंस कॉरिडोर हमें केंद्र सरकार ने दिया, जिसके तहत पूरे बुंदेलखंड में अब फैक्ट्रीज़ लग रही हैं। तो अभी भी लेटेस्ट टाई अप हुआ है, एंड एक लेटेस्ट फैक्ट्री वहाँ पे वेपन्स की लगने जा रही है ना। तो इसलिए हम लोग
लगातार एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए वर्क कर रहे हैं एंड इट्स अ कांस्टेंट प्रोसेस। लोग ये हमारी ताकत है यूथ, ये डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसको कहते हैं। यूथ आ रहा है वर्कफोर्स में एंड हम उनके लिए मैक्सिमम जॉब्स क्रिएट करें एंड इट्स अ टू वे स्ट्रीट। केवल वो जिम्मेदारी सरकार की नहीं है, वो प्राइवेट सेक्टर की भी बहुत ज़्यादा है। हमें प्राइवेट सेक्टर को इतना इंसेंटिवाइज करना है कि वो जॉब्स नौजवानों को दें और नौजवानों को इस सोच से निकालना है कि सरकारी नौकरी जीवन में सब कुछ है। प्राइवेट सेक्टर, मेरी सिस्टर प्राइवेट सेक्टर में काम करती हैं, बड़ी टॉप पे हैं, मैं खुद प्राइवेट सेक्टर में काम करता हूँ, तो इसलिए प्राइवेट सेक्टर सरकार कभी भी सबको जॉब्स नहीं दे पाएगी। एवरीबडी कैन नॉट बी वर्किंग इन द पब्लिक सेक्टर। एक सक्सेसफुल इकोनॉमी जब होगी तो बेरोज़गारी अपने आप कम होगी। लोग टाटा में काम करेंगे, लोग रिलायंस में काम करेंगे, लोग आपका ओवरऑल जो आपकी पार्टी का एक कहीं ना कहीं मोटो है पीपीपी पर, कहीं ना कहीं आप प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, वो तो एक मॉडल है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। वो तो वैसे बहुत से मॉडल होते हैं, हाइब्रिड मॉडल, एन्युटी मॉडल, वो तो प्रक्रिया है। हमारा फॉर्मूला है कि हमें इकोनॉमी को वाइब्रेंट करना है, हमें टाइगर इकोनॉमी बनानी है। अगर हम आपको ये समझिए कि अगर हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, हम लोग ऐसे पड़ाव पे हैं कि पिछले 10 साल में हमने जितने रेलवे ट्रैक ऐड किए हैं उतने अंग्रेज़ों के ज़माने से आज तक नहीं हुए थे। जितने हमने हाईवेज़ बनाए हैं उतने अंग्रेज़ों के ज़माने से आज तक नहीं बने थे। टाइम तो कम है तो मैं आखिरी में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, 2022 में फिर से आप चुनाव लड़ेंगे? अगर पार्टी ने कहा तो, और नहीं कहा तो नहीं लड़ेंगे। और पार्टी के साथ ही रहेंगे या पार्टी क्विट करेंगे? पार्टी के साथ ही रहेंगे। और मुद्दा क्या होगा? किस चीज़ का? आपके चुनाव, आप अपनी जनता के सामने किन मुद्दों के साथ जाएंगे? हमारा, देखिए, हम लोग चुनाव लड़े थे, मैं पर्टिकुलरली चुनाव लड़ा था। देखिए, अपनी लोकल इश्यूज, बाकी बड़े केंद्र के प्रदेश के मुद्दे आप जानते ही हैं। हमारा सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि हमारे यहाँ पूरे, हम लोग स्मार्ट सिटी की बात करते हैं बट हमारे यहाँ रोड सक्रिय थी, हमारे यहाँ सड़कों पे ट्रेनें चलती थी। मुख्य मोहल्लों को आप छोटा बगाड़ा, सलोरी, इन सब से आप निकल नहीं सकते थे बिकॉज हर जगह क्लॉगिंग थी। तो मेरा सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि हमें इन जगहों को कोई भी रेलवे क्रॉसिंग ना रह जाए, हमारे यहाँ कोई भी छोटे चौराहे ना रह जाएं, सब प्रॉपर ट्रैफिक मैनेजमेंट, वो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने पूरा बना दिया है। हमारे यहाँ सारे लेवल क्रॉसिंग्स के ऊपर फ्लाईओवर बन गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही, इंफ्रास्ट्रक्चर एक इशू था, इंफ्रास्ट्रक्चर लेकिन ऑफ डिफरेंट काइंड्स। जैसे एक तो रोड्स का मैंने आपको बताया, दूसरा एक चीज़ मेरे मन में थी कि बनारस में ट्रॉमा सेंटर है, कानपुर में ट्रॉमा सेंटर है, लखनऊ में ट्रॉमा सेंटर है, प्रयागराज में ट्रॉमा सेंटर नहीं था। मेरे चुनाव का एक वादा था कि प्रयागराज में भी ट्रॉमा सेंटर हो, कि जिसको आपका रोड एक्सीडेंट हो जाए, गन शॉट वुंड हो जाए तो लखनऊ जाने में ही लोग गोल्डन आवर में, जब इलाज होना चाहिए तो लोग ट्रैवल में बिता देते थे। वो ट्रॉमा सेंटर अब चालू है, रोज़ लोगों की जानें बच रही हैं। एंड थर्ड मेरा था कि हमारे विधानसभा में भारी मात्रा में कछारी मोहल्ले हैं जहाँ पे एससी लोग रहते हैं और भारी मात्रा में वहाँ पे लोअर इनकम ग्रुप के लोग रहते हैं, हर कास्ट के। एससी इन मेजॉरिटी हैं लेकिन हर कास्ट के लोग जो लोअर इनकम ग्रुप के हैं, उनके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। यहाँ पे केवल जो तथाकथित इंफ्रास्ट्रक्चर बने हुए पुराने मोहल्ले थे अंग्रेज़ों के ज़माने के, वहीं पे दिखाने के लिए पत्थर लगाते थे नेता लोग, और उन गरीबों के मोहल्ले का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जर्जर था। तो इस विधानसभा में मेरी प्रायोरिटी वही थी और मुझे बड़ी खुशी है कि अब आप कछार तक चले जाएंगे, हमारे यहाँ राजापुर, सादियाबाद, बेली, नयापुरा, फाफामऊ, इन सब एरियाज़ में तो आपको एकदम कछार तक इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाई देगा, ना कि केवल सिविल लाइंस के बड़े बड़े चौराहों पे। आपने अपने बिजी शेड्यूल में से हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। हम भी तो आप थे हर्षवर्धन वाजपेयी जी ने हर एक मुद्दों पे बड़ी ही प्रखरता के साथ अपनी बातों को रखा, चाहे वो पेट्रोल की हो, महंगाई हो या यूथ्स की बातें हो। इतना ही नहीं, अपने कार्यकाल में किए गए हर एक कार्यों का भी लेखा जोखा दिया और बताया कि हम इन्हीं मुद्दों को अब और आगे लेकर के आने वाले चुनाव में मैदान में उतरेंगे। तो इसी तरीके के जनप्रतिनिधियों के व्यूज़ को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ। तब तक दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद।